thermodynamics and today's topics are different types of enthalpies. Let's start. Number 2, फर्स्ट तो हमने कर ली थी ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कर ली थी, है ना। अब सेकंड नंबर है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाम से ही इंडिकेट है जैसे फॉर्मेशन हो रही है किसी भी सब्सटेंस की। तो व्हेन 1 मोल, अगर 1 मोल जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन है ना, तो क्या कहेंगे हम, वो फॉर्म्ड होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। कितना सब्सटेंस? 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। जब 1 मोल सब्सटेंस बनेगा किससे? अपनी एलिमेंट से अंडर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम कहेंगे उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी, चाहे वो हीट इवोल्व हो या एब्सॉर्ब हो, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? द एंथैल्पी चेंज या द हीट चेंज, कुछ भी लिख सकते हैं, द हीट चेंज व्हेन 1 mole of substance is formed from its elements under given conditions of temperature and pressure called enthalpy of formation. Is it clear? 1 मोल हमने सब्सटेंस बनाना है, उसके एलिमेंट से जो भी टेम्परेचर और प्रेशर की गिवन है, कंडीशन गिवन है उसी टाइम पर, ठीक है। तो हमें जो हीट चेंज होगी वहां पर हमें मिलेगी, वो हम कहेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है। इज इट क्लियर? तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एफ एच से, डेल्टा एफ एच, एफ फॉर फॉर्मेशन। जैसे हमने कंबशन का किया था वैसे फॉर्मेशन का, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या कहेंगे भाई? यस, कि कंडीशंस क्या रखनी है, अब हमने स्टैंडर्ड रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 बार प्रेशर रखना है और 298 केल्विन टेम्परेचर रखना है। उस कंडीशंस पे जो 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया फ्रॉम इट्स एलिमेंट, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर से यहाँ पर हमने क्या लिखना है? स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि क्या होती है? 1 बार प्रेशर होता है और 298 केल्विन टेम्परेचर होता है। इज इट क्लियर? तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एफ एच नोट। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमने हमेशा क्या लगाना है? नोट लगाना है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे कि C प्लस O2 है, गिव राइज टू CO2, ठीक है। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है डेल्टा एफ एच है, वो होती है माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल, अप्रोक्सीमेटली ये रहती है। तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है क्या है? 393.5 किलोजूल पर मोल है। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो CH4 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2। रिएक्शन याद हो गई होगी, 2-3 बार हम इसका यूज कर चुके हैं, है ना। बैलेंस करेंगे तो 2 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर। तो इसमें आपको क्या समझ आया कि 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 मोल वाटर बनाता है, ठीक है, ये पता चला। अब यहाँ पर हमने अगर टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है इस रिएक्शन की, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, वहां पर तो क्या था, एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट है।
तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, अगर पूरी रिएक्शंस की हमने निकालने हैं तो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि समेशन कर देते हैं हम, डेल्टा एफ एच निकालनी है हमने, ठीक है। समेशन ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पीज, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पीज लेंगे तो हम यहाँ पर CO2 की आ जाएगी, जैसे कि डेल्टा एफ एच ऑफ CO2 प्लस यहाँ पर देखो 2 मोल है तो 2 पहले लगाएंगे, ठीक है। 2 इंटू में डेल्टा एफ एच ऑफ H2, ठीक है। तो ये एंथैल्पी आ जाएंगी टोटल प्रोडक्ट्स की, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ, यहां पे लिख देती हूं मैं, माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट की एंथैल्पीज। तो रिएक्टेंट की एंथैल्पीज में डेल्टा एफ एच ऑफ CH4 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा प्लस में डेल्टा एफ एच ऑफ O2, लेकिन यहां पर 2 मोल्स है तो हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह हम इस रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। रिएक्शंस की बोली मैंने, तो जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं उनको इस तरह से प्रोडक्ट की एंथैल्पीज माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पीज, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर हम एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड ले लेंगे सबकी, ठीक है। तो वो आ जाएगी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इस रिएक्शंस की। नाउ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन नाम से इंडिकेट है ना, न्यूट्रल करना। तो इसमें क्या होता है, एसिड और बेस होते हैं। तो एसिड जो है उसकी हमने अमाउंट ले ली 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस की रिक्वायरमेंट हो, बेस से हम उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम जो चेंज होगी, हीट चेंज होगी, उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं बेस से, तो उस टाइम जो भी हीट चेंज होगी दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इज इट क्लियर? द हीट चेंज when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by a base when solution is being prepared in, yeah, solution is being dilute aqueous solution, ज्यादा लंबा लिखने से नहीं चाहिए, ठीक है। तो हीट चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ए बेस व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब ऐसे ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो हम कंडीशंस क्या लगा देंगे, स्टैंडर्ड लगा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका NaOH है, ठीक है, और HCl है, एक बेस हो गया एक एसिड हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गई, ठीक है। तो इसमें जो है डेल्टा जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है, तो न्यूट्रलाइजेशन है तो N लगा देंगे, ठीक है। H इज इक्वल टू माइनस 57.1 किलोजूल पर मोल। ये इसकी क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जब हम एसिड को के अंदर बेस डाल के उसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है, तो आपका साल्ट और वाटर बनता है, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और उस टाइम जो है एनर्जी निकलेगी वो कितनी होगी 57.1 किलो, जब हमने क्या लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl लिया, ठीक है। तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, ठीक है, जिसको हमने न्यूट्रलाइज किया है बेस के साथ। नाउ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, जब एक मोल सब्सटेंस को हम डिसोशिएट करते हैं उसके गैसियस एटम्स के अंदर, तो उस टाइम जो हीट चेंज होगा दैट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन,
द हीट चेंज व्हेन, क्या लेना है हमें, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसमें डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट इनटू इट्स गैसियस एटम्स, क्योंकि एटमाइजेशन है तो गैसेस एटम्स के अंदर डिसोशिएट होगा, द कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एटोमाइजेशन ए एच। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करेंगे तो हम करेंगे डेल्टा नोट ए एच। बस वहां पर क्या लगा देनी है, कंडीशन स्टैंडर्ड लगा देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है H2 है, वो डिसोशिएट हो गए, उसके एटम्स बनाता है, कितने एटम्स बनेंगे, 2H, एक H2 मॉलिक्यूल से 2H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो इस टाइम जो है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो होती है डेल्टा H जो है, एटोमाइजेशन लिखने हैं हमने डेल्टा A लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो जो हमारे H2 से 2H बनेंगे, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है डेल्टा AH। ठीक है, तो अब देखो, आप ऑब्वियस सी बात है, दो इस तरह से था, तो हमने जब इसको तोड़ेंगे यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, तभी ये दो एटम अलग अलग बनेंगे, यानी कि अब हमने क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है। क्यों, तो भी दोनों के बीच में एक बॉन्ड अगर आपका है तो उसको तोड़ने के लिए तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा AH है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये है लगभग 435 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के एटम को उसके एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को उसके एटम्स के अंदर डिसोशिएट करने के लिए आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन की क्या होगी, एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे क्लियर, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर CH4 है, CH4 इसको डिसोशिएट करेंगे तो C प्लस में कितने में, 4H, 4 हाइड्रोजन में इस तरह से वो डिसोशिएट होगा। तो इसके लिए भी देखो, बॉन्ड तोड़े हैं, 4 हाइड्रोजन इस तरह से होता है ना, तो 4 बॉन्ड तोड़े हैं आपने। ठीक है, तो लगभग इसकी 4 टाइम्स होती है इसकी। तो डेल्टा जो है आपकी क्या है, एटोमाइजेशन AH लगभग 1665 जो किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एटोमाइजेशन जो है आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये था एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन नाम से इंडिकेट है आयंस बना। कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, जब हम उसकी 1 मोल अमाउंट जो है लेंगे और उसको वाटर के अंदर डिसोल्व कर देते हैं, तो वो किस में डिसोशिएट हो जाए, आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाए, तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज when 1 mole of covalent substance dissociate into its ions when dissolved in aqueous medium या water, कुछ भी लिख दें, तो उसमें डिसोल्व करते हैं, तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो डेल्टा आयनाइजेशन H, तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl है, इसको अगर हम वाटर में डाल दें तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एंथैल्पी चेंज होगी वो है डेल्टा H जो है, यहाँ पर आई लिख देंगे, आयनाइजेशन जो है वो है -75.2 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये है इसके एंथैल्पी, यानी कि जब हम HCl को वाटर के अंदर डालते हैं तो आप देखोगे वो थोड़ा सा गर्म सा लगता है, तो वहां पर हीट रिलीज होती है, तो
वहां पे क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा HCl। ठीक है। नाउ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब आपको समझते हैं, जैसे कि देखो हमारे घर में क्या होता है, साल्ट होता है ना, तो कई बार होता है कि जैसे बारिश के दिनों में या ऐसे कुछ उसमें सीलन सी आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उस साल्ट के साथ जो है अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है। तो ऐसे ही जब 1 मोल अनहाइड्रस साल्ट अगर हम लेते हैं, तो उसके जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ क्या होंगे, वाटर होंगे, कितने भी वाटर रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, सब साल्ट्स जो है उनके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल किनके साथ 7H2 है, कई जगह आपने देखा 14H2 है ना, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर उसके साथ जो भी है रिक्वायर्ड चाहिए होंगे, वो जब वो कंबाइन होके वो क्या बनाएगा, उसका हाइड्रेटेड साल्ट बना देता है। तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस साल्ट कंबाइन with the required number of moles of water so as to change into hydrated salt। अनहाइड्रस से हाइड्रेटेड साल्ट बन जाएगा, तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और इसको डिनोट करेंगे डेल्टा हाइड्रेशन, H/D लिख देंगे H से। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, तो वो उसको 5 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट को 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होके क्या बना देते हैं, इसका हाइड्रेटेड साल्ट। तो ये तो हो गया इसका हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है। ये क्या था, अनहाइड्रस था। ठीक है। तो इस टाइम जब ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो होगी 78.2 किलो जूल पर मोल। तो इसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। इज इट क्लियर? नाउ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन से आप समझते हैं ना, हाइड्रोजन का एडिशन होना, जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वहां पर हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है और वो क्या बन जाता है, सैचुरेट बन जाता है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जहां पे होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके ये क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो अब देखो, जब 1 मोल जो सब्सटेंस है, कौन सा, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको अगर हमने कंप्लीटली सैचुरेट करना है, ठीक है, हाइड्रोजनेटेड करना है, तो उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन। इथीन से हमने क्या बना दिया, इथेन, ये बन गया आपका इथेन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक यहाँ पर, तो ये सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये अब सैचुरेट हो गया, अब इसके अंदर कोई एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस टाइम जो भी एंथैल्पी चेंज होगी हम उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो होंगी हाइड्रोजिनेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से इंडिकेट है, एलोट्रोपिक जो फॉर्म है वो चेंज होना। ठीक है। तो 1 मोल जो सब्सटेंस है, जब वो अपनी एक एलोट्रोपिक फॉर्म से जो है दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कंप्लीटली चेंज हो जाता है, तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ one allotropic form of a substance change to its another allotropic form। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन जो है, ग्रेफाइट एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की और एक डायमंड भी है। ठीक है। तो दोनों में क्या है, सिर्फ कार्बन कार्बन ही होता है, तो यहाँ पर भी इसको हमने C से रिप्रेजेंट करा है, इसको भी C। ये C ग्रेफाइट है, ये चेंज हो गया C डायमंड में। तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे में जब चेंज हो गई तो उसकी जो डेल्टा H है उसको हम बोलेंगे डेल्टा H ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर?